नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं चमड़ी के एक बहुत ही भयानक रोग के बारे में जिसका नाम है एक्जिमा। एक्जिमा बहुत ही तरह का होता है और इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो छोटे बच्चों में पाई जाती है। छोटे बच्चों का मतलब होता है जैसे 7-8 साल से शुरू होके अप्रॉक्सीमेटली 20 साल तक के टीनेजर्स में ये बीमारी ज़्यादातर पाई जाती है और उसके बाद ये बीमारी जो है मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है 40 साल तक लगभग। ये एक अप्रॉक्सीमेटली जो है एस्टिमेटेड एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। अब आयुर्वेद में ऐसा क्या फूड है जो एक्जिमा को बिल्कुल ठीक भी करता है और वर्स्ट फूड ऐसा क्या है जो एक्जिमा को पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। काफ़ी केसेस में काफ़ी लोगों ने ये चीज़ आप लोगों ने खुद नोट की होगी कि जब भी आप ऐसा कुछ खाते हैं तो आपका जो एक्जिमा है, आपको जो स्किन की बीमारी है वो बढ़ने लगती है। और काफ़ी केसेस में आपने ऐसे भी देखा होगा कि आप कुछ इस तरह का कुछ समय से खाना जो है वो खाना शुरू करते हैं और आपका एक्जिमा धीरे धीरे जो पैचेस हैं, जो स्केलीनेस है उसकी, या जो थोड़े थोड़े सिल्वर फ्लेक्स आते हैं, कई बार बीपिंग एक्जिमा भी होता है, तो वो ब्लड निकलता है, वहाँ से खारिश होती है, ईचिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली जितने सिम्टम्स हैं वो निकलना धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट फूड जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक्जिमा में। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमें एक्जिमा को समझना पड़ेगा। ये बीमारी ज़्यादातर उन केसेस में होती है जिन पेशेंट्स का खून जो है वो खराब होता है। ब्लड के अंदर वात और पित्त, ये दोनों चीज़ें जो है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती हैं। और जब हमारा लाइफस्टाइल इस तरह की चीज़ें खाता रहता है तो हमारा रक्त जो है वो इम्प्योर हो जाता है, ब्लड में टॉक्सिफिकेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तब ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युलेशन इस चीज़ की होके उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन को ख़राब करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके कई बार छोटे छोटे दाने भी आते हैं, कई बार वहाँ पे बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं और बढ़ता जाता है, कई बार वो ड्राई हो जाते हैं, कई बार उस एरिया में पस भी पड़ती है और कई बार बहुत ज़्यादा खारिश होती है, ईचिंग होती है और कई बार उस पर्टिकुलर एरिया के ज़ख्म से खून भी निकलता है। तो ये हर पेशेंट्स की कैटेगरी जो है डिफरेंट रहती है। अगर मैं बात करूँ आयुर्वेद के हिसाब से नेचुरल फूड के बारे में तो वो सबके लिए एक ही रहेगा, चाहे आपको एक्जिमा किसी भी प्रकार का हो। सबसे ज़्यादा जब हम एक्जिमा के लिए या स्किन की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अलावा एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिकेशंस लेते हैं या बायोलॉजिकल इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो दवाइयाँ हमारे शरीर में इस बीमारी को अंदर ही अंदर दबा देती हैं। इट मीन्स कि स्टेरॉइड्स का हम कुछ समय के लिए उपयोग करते हैं। कुछ केसेस में खाने के लिए दवाइयाँ कम दी जाती हैं, लगाने के लिए ज़्यादा दी जाती हैं, लेकिन जो लगाने वाले एक्स्ट्रा ऑइंटमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जितने हम ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं। उसके कारण भी ये बीमारी 2-4 दिनों में छुप जाती है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस में जब हम जाते हैं तो थोड़े टाइम बाद जब हम उनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो ये बीमारी दोबारा से फिर उभर के आती है और पहले से ज़्यादा लेवल पे उभरी हुई होती है। पहले इस बीमारी को समझना ज़रूरी है कि बार बार ये बीमारी बाहर क्यों निकलती है। इसका मतलब आपका शरीर ये बता रहा है कि आपके शरीर के सिस्टम में, मैकेनिज्म में कोई ना कोई अंदर से प्रॉब्लम है। सबसे इसका मेन घटक जो है वो खून है। जब हमारा खून पूरी तरह से साफ नहीं होता तो टॉक्सिन्स को स्किन के थ्रू, जब हमारे टॉक्सिन्स जो है लिवर के थ्रू या किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू या वेस्ट मटेरियल के थ्रू, जैसे मोशन के थ्रू बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं ये स्किन के रूप में बाहर निकलना शुरू होते हैं, लेकिन हम इनको जान के अंदर दबाए जाते हैं। जब अंदर हम पूरी बॉडी में एक तरह से कूड़ा कचरा भरे जाएंगे तो किसी ना किसी दिन हमारा सारा शरीर ही किसी और बीमारी का रूप भी ले सकता है या एक्जिमा को भी बढ़ा सकता है। तो आज मैं अब आपको बताने जा रही हूँ नेचुरल फूड ऐसे आप क्या लें जो बहुत जल्दी आपको राहत दिलाएंगे और धीरे धीरे ये बीमारी पूरी तरह से खत्म भी होती जाएगी। सबसे पहले दिन की शुरुआत करें तो आज ऐसे केसेस में, ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उनको कम से कम 4 लीटर लिक्विड जरूर पीना चाहिए। अब ये लिक्विड पानी की फॉर्म में भी हो सकता है या जूसेस की फॉर्म में भी हो सकता है या ऐसे फ्रूट्स
फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है जिनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहे। जब आप इस लेवल का वाटर पिएंगे तो वो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं वो सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। सुबह उठते ही ऐसे पेशेंट सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद पूरी तरह से फ्रेश अप होने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सफ़ेद पेठे का जूस पीना। सफ़ेद पेठा मतलब ऐश गॉड। ऐश गॉड का जब भी आप जूस पिएंगे उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो अल्कलाइन है नेचर में, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको धीरे धीरे करके पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं पीना है, क्योंकि वो जूस आपके शरीर के अंदर की सफाई करेगा। इसके बाद अब आपके ब्रेकफास्ट का अगर टाइम है तो ब्रेकफास्ट में आप कम से कम 500 ग्राम्स या 400 ग्राम, या छोटे बच्चे हैं तो 200-250 ग्राम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से, या जितनी भूख है उस हिसाब से हर तरह के जूसी फ्रूट्स लें। जितने भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो कोई भी फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हैं वो ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का करिए। उसके साथ फाइबर भी बॉडी में पूरी तरह से जाएगा, और जितना वाटर कंटेंट की नीड रहेगी बॉडी को वो भी पूरी तरह से पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब हम दोपहर की बात करें कि दोपहर को आपको लंच में क्या लेना चाहिए, तो दोपहर को लंच में आप थोड़े राइस ले सकते हैं। बॉइल्ड फॉर्म में राइस ले सकते हैं, किसी भी तरह के राइस ले सकते हैं। व्हाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं। रोटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो रोटी यूज़ करेंगे वो गेहूं की रोटी ना यूज़ कीजिए। गेहूं की बजाय आप कोई भी आटा ले सकते हैं, चाहे आप जौ का आटा लीजिए। जौ का आटा बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो पित्त को भी बैलेंस करता है। या रागी भी ले सकते हैं या कोदरा भी ले सकते हैं, और उस आटे के अंदर आप थोड़ा सा घी भी मिक्स कर सकते हैं। गाय का जो घी है वो पित्त शामक भी है और वात शामक भी है, और ब्लड को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है, और आपकी स्किन के बहुत अच्छे नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है। जो नई स्किन आएगी वो ग्लोइंग स्किन आएगी। तो सारे जितने भी पैचेस, पिगमेंटेशंस हैं, ईचिंग, खारिश, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए गाय का घी एक बहुत अच्छी मिरेक्युलस रेमेडी है। गाय का घी आप खाने के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप अकेले लेना चाहते हैं तो 2 चम्मच ऐसे भी खा सकते हैं। लंच में चावल के साथ आप चाहे रोटी भी ले सकते हैं, और जो भी आप सब्जी लीजिए तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, बॉइल्ड वेजिटेबल फॉर्म में होनी चाहिए। और सैलेड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लीजिए। कम से कम सैलेड जो है 1 प्लेट भर के पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। उसके बाद आप कोई भी फ्रेश ग्रीन लीव्स के साथ चटनी बना सकते हैं, पुदीने की, धनिए की, या कोई भी जो भी ग्रीन लीव्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये आपके लंच का टाइम हो गया। अब शाम की बारी है। शाम को आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। फ्रूट का जूस नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी फ्रेश सूप बना के भी ले सकते हैं। अगर सूप भी नहीं लेना चाहते तो किसी चीज़ की स्मूदी बना के ले सकते हैं, फ्रेश लेनी है। लेकिन इसके बाद नाइट की बात आती है, तो नाइट में डिनर में आप कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है वो 6 से 7 बजे के बीच बीच में हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी को रेस्टिंग का टाइम भी मिल जाएगा और बॉडी अंदर से हील होने में पूरी तरह से हीलिंग की प्रोसेस में लग सकती है। अगर आप अपना डिनर लेट करेंगे, 8, 9, 10 बजे के आसपास से डिनर करेंगे, तो सारी रात आपकी बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो उस खाने को पचाने में लगा रहेगा, ना कि आपको बीमारी को ठीक करेगा। इसलिए अब जब हम रात को डिनर ले रहे हैं तो रात को डिनर में भी आप मैक्सिमम सैलेड ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं। लेकिन सैलेड अगर आप रात को लेना चाहते हैं तो हल्का सा उसको 1 मिनट के लिए स्टीम भी कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी बॉइल वेजिटेबल ले सकते हैं, या कोई भी ग्रेन, गेहूं को छोड़ के और मल्टीग्रेन को छोड़ के कोई भी ग्रेन ले सकते हैं। ये तो सारे दिन का लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया है। अब ऐसे पेशेंट्स ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करें जिसके साथ, ऐसा क्या खाना यूज़ करें जिसके साथ उनकी बॉडी जो है वो बहुत फास्ट हीलिंग मोड में जाती है। जितने भी पेशेंट्स इस बीमारी के साथ पीड़ित हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने सारे शरीर में कोई भी केमिकल यूज़ ना करें। केमिकल इन द सेंस कि कोई भी क्रीम ना लगाएं, कोई भी साबुन ना लगाएं, कोई भी शैम्पू ना लगाएं। क्रीम की जगह आप नारियल तेल लगा सकते हैं। कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है, वो बहुत अच्छा रहता है इस बीमारी में। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप नारियल का तेल अपने आप निकलवा के उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि जो नारियल का तेल है वो एंटी फंगस रहता है, और सबसे बड़ी उसकी जो प्रकृति है वो पित्त शामक होती है, कूलेंट होता है, तो बॉडी में पूरी तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी
स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। नारियल का तेल आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जो है, तेलों में, ऑयल्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए है गाय का घी। गाय का घी अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो जो नारियल का तेल है वो खाने में यूज़ कीजिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो सूरजमुखी का तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सरसों का तेल है, तिल का तेल है या अलसी का तेल है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है, और जब जब बॉडी में पित्त बढ़ेगा तो आपको ईचिंग या फिर खारिश या उस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड आएगा। फ्रूट, सूप, सैलेड, जूसेस हर तरह के इंट्रोड्यूस कीजिए अपने खाने में। और ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत एक्सेस में ड्राई फ्रूट्स जो है वो लेना एडवाइज्ड नहीं होता है। आप ड्राई फ्रूट्स को रात को सोक कर लीजिए, ओवरनाइट सोक करके रखिए 10-12 घंटे, और उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप हर्बल वाटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ धनिए का पाउडर आप लीजिए, 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, क्रश करके डालिए और उसको 15-20 मिनट जो है सिम गैस पे बॉईल करने रख दीजिए। उसके बाद उसको स्ट्रेन करके आप अपनी बॉटल में रख सकते हैं और सारे दिन में पी सकते हैं। कोरिएंडर सीड्स जो है वो बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो वो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। इसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्जिमा है, स्किन की प्रॉब्लम है या सोराइसिस भी है, आप लोगों के लिए धूप बहुत अच्छा वर्क करती है। सन बेदिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के टाइम में अर्ली उठ जाइए, जब सूरज निकलता है कम से कम कपड़े पहनिए और कॉटन के कपड़े पहनिए, और वो चीज़ थोड़े दिन के लिए धूप जो है आपकी स्किन को क्रॉस करनी चाहिए। धूप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ वर्स्ट फूड जो एक्जिमा को बढ़ाते हैं। वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट फूड की कैटेगरी में आ जाता है स्मोकिंग, क्योंकि जब भी आप स्मोक करेंगे आपका नर्वस सिस्टम उसके साथ इंगेज हो जाएगा, आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, बॉडी एक हार्मनी स्टेट में नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पे नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए और आपकी बॉडी की सारी कैपेसिटी उसको पचाने पे लग जाएगी, तो हीलिंग के लिए बॉडी को टाइम नहीं लगेगा। बहुत एक्सेस में स्पाइसेस का यूज़, ये चीज़ें जब भी आप स्पाइसेस लेंगे तो उसके साथ बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है और शरीर में पित्त अग्रेवेट होता है। इस करके मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। पराठे आप लोगों के लिए एडवाइज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि पराठे इटसेल्फ एक हैवी फूड होता है जो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। जितना भी फास्ट फूड है या बाहर का फूड है, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रेड आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितना भी चिप्स, कुरकुरे, ये इस तरह की पैक्ड फूड में जितना भी मार्केट में फूड जो अवेलेबल होता है वो आप लोगों के लिए बस्ट रहेगा इस बीमारी में। और इसके अलावा जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होगी या पैक्ड कैंड जूसेस होते हैं वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल एडवाइज्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स आप लोगों के लिए एडवाइज्ड नहीं होते हैं, या फिर अल्कोहल इस बीमारी में बहुत एग्रावेट करने का काम करती है, जैसे आग में घी डालने का काम हो जाता है। अल्कोहल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस बीमारी में घातक रह सकती है। गेहूं का आटा बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, मलाई, मिठाई, खोया, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। डेयरी में 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। एक घी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो गाय का घी होना चाहिए क्योंकि वो ईजी होता है डाइजेशन में। दूसरे नंबर पे बटर मिल्क, बिल्कुल पतला बनाया हुआ तक्र जिसको हम कहते हैं, वो आप लोगों के लिए इस बीमारी में बहुत अच्छा है। आप चाहे तो छाछ के साथ आप नहा भी सकते हैं, उसको पीने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो पित्त शामक है और कूलेंट इफेक्ट्स देती है बॉडी के अंदर। ये 2 डेयरी में सिर्फ ये 2 चीज़ें खाने वाली हैं। बाकी आप नॉन वेज जो है वो बिल्कुल बंद कीजिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद कीजिए। और सबसे लास्ट एंड लीस्ट, आप लोगों की मेंटल स्टेट बिल्कुल हार्मनी में होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है लोगों के साथ प्यार करें। आप अपने अंदर घृणा, नफरत के भाव या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बिल्कुल जगह ना दीजिए, क्योंकि जब भी आपके शरीर के अंदर नेगेटिव थॉट्स चले रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल वॉर चली रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर आती है। इसी करके पूरी तरह से हार्मनी में रहें और जो मैंने आपको खाने बताए हैं आप ये चीज़ें
1 महीने के लिए करके देखिए। 1 महीने के अंदर आप लोगों को अपने शरीर में पूरी तरह से चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आई होप जो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में दी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।